पिछले क्लास में फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग पेपर के अंतर्गत सीवीपी और ब्रेक इवन एनालिसिस, सीवीपी एनालिसिस अथवा ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में देखा था दो क्लास में, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है, कंसेप्ट्स है ब्रेक इवन एनालिसिस एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का, उसके संबंध में चर्चा लिया था और 6 फैक्ट्स को हमने डील किया था। मार्जिनल कॉस्टिंग, टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व्स 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो, मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट, पर यूनिट कॉन्सेप्ट, इन तमाम बातों को रखा था। आज हम लोग कैलकुलेशन ऑफ मेथड्स फॉर ब्रेक इवन पॉइंट, पहले ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में हालांकि बता चुके हैं, फिर भी आप समझिए व्हाट इज बीईपी। ब्रेक इवन पॉइंट आपने देखा था कि प्रॉफिट प्लानिंग का टेक्निक है ब्रेक इवन एनालिसिस, जिसमें हम एक फर्म के उत्पादन क्षमता के विभिन्न स्तरों पर, डिफरेंट कैपेसिटी लेवल पे हम कॉस्ट और सेल्स के रिलेशनशिप को एनालाइज करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। तो इस स्टडी के दौरान हमें एक ऐसा वॉल्यूम, उत्पादन और बिक्री की का वह स्तर हासिल होता है जहां पे उत्पादित इकाइयों का सेल से प्राप्त होने वाला टोटल रेवेन्यू उसके टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाता है। अर्थात फर्म उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच जाती है, कॉस्ट ऑन सेल्स के इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, जहाँ पे फर्म ना तो प्रॉफिट पोजीशन में होती है ना लॉस पोजीशन में। लेकिन अगर उससे पीछे या आगे प्रोडक्शन सेल्स एक्टिविटी को बढ़ाया जाता है, यानी उस लेवल से आप आगे जाते हो कैपेसिटी लेवल से या डाउनवर्ड आते हो, तो लॉस और प्रॉफिट का रिजल्ट सामने आता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट represents that equilibrium point of cost and sales at which the firm is not in a position to earn any profit or suffer any loss. That's why it is also named as zero profit zero loss point. सम विच्छेद बिंदु शाब्दिक अर्थ हुआ, सम माने बराबर, कॉस्ट और सेल्स के बराबर वाला वह बिंदु जहां से विच्छेदित होने पर यानी पृथक होने पर, अलग होने पर परिणाम लाभ हानि के रूप में होता है। इसलिए ये बहुत बड़ा की पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट इस सीवीपी एनालिसिस का, और सेंटर पॉइंट कहा जाए, केंद्र बिंदु है पूरे प्रॉफिट प्लानिंग का। इसलिए बिना ये जाने हुए कि हम किस पोजीशन में नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में होंगे, उससे अलग ही अधिक ही हम ट्राई करते रहेंगे अपने टर्नओवर को बढ़ाने का, है ना, उससे लो कभी जाने का कोशिश नहीं करेंगे। तो इस तरह का प्लानिंग में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ब्रेक इवन पॉइंट को आपने जाना, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट। अब टाइप्स ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट पहले जाने। टाइप्स ऑफ बीईपी। फर्स्ट जनरल बीईपी, जनरल ब्रेक इवन पॉइंट, जो अभी अभी हमने बताया, नॉर्मल या इसको नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट कह सकते हैं। दूसरा है कैश बीईपी। ये सभी के सभी प्रॉफिट प्लानिंग का हिस्सा है, ये हमेशा याद रखें। उसके बाद है इनकम बीईपी, और उसके बाद है कॉस्ट बीईपी। ये सभी ब्रेक इवन पॉइंट 2 प्रकार से प्रेजेंट किए जा सकते हैं। इसीलिए कुल मिला के फाइनली 2 प्रकार के हो जाते हैं। बीईपी इन वॉल्यूम या यूनिट्स
और सेकेंड बीईपी इन वैल्यू, दैट इज इन रुपीज। आप जनरल बीईपी को कैलकुलेट करो तो भी दो रूप में हो सकता है, जनरल बीईपी इन वॉल्यूम, जनरल बीईपी इन वैल्यू, कैश बीईपी इन वॉल्यूम, कैश बीईपी इन वैल्यू, इनकम बीईपी इन वॉल्यूम, इनकम कॉस्ट बीईपी। तो ये एक्चुअली प्रॉफिट प्लानिंग से रिलेटेड ब्रेक इवन पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट सब हैं जो इस एनालिसिस के दौरान आता है। हमने इसका चर्चा किया था व्यवहारिक जीवन में भी, जब आप संघर्ष करते हो किसी शहर में नए जाते हो तो आप पहले स्टैंड करने का प्रयास करते हो कि फूडिंग लॉजिंग जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वहाँ सस्टेन करने के लिए उतनी अर्निंग मेरी हो जाए। फिर वो जब हासिल होता है तो फिर प्लान करते हो कि मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है कल को, उसके लिए कुछ हो जाए, फिर कहीं हमको अचानक घर जाना पड़ सकता है, उसके लिए भी हो जाए। ये आपका पर्सनल हो गया। इसके अलावा अब आपको घर के परिवार के सदस्यों का एजुकेशन वगैरह, शादी विवाह, अदर जो एक्सपेंसेज हैं जो फ्यूचर का नोन और अननोन, उसके लिए भी अरेंजमेंट चाहते हो। तो निश्चित रूप से आप हमेशा प्रयत्न करते हो कि जो हमारा रिक्वायरमेंट्स है, मिनिमम रिक्वायरमेंट, उसका फुलफिलमेंट हो जावे। ठीक उसी तरह कंपनियां भी प्लानिंग करती है। पहले तो वो जानना चाहती है कि कितना प्रोडक्शन करके बेच लूँ कि नो प्रॉफिट नो लॉस होवे, या आप दुकान ट्रेडर हो तो कितने मार्कर खरीद के बेचूं जो कम से कम जितना खर्च लग रहा है वो सब की रिकवरी हो जाए, प्रॉफिट नहीं तो लॉस भी ना होवे। तो उसके लिए जनरल ब्रेक इवन पॉइंट है। फिर जब आप उसको हासिल कर लेते हो, उससे आगे चले जाते हो, तब आप सोचते हो कि ये सब हुआ, इसके अलावा जो एनुअल हमको पेमेंट करना है नगद में, कैश में, जैसे इंटरेस्ट, लोन का इंटरेस्ट एनुअली देना है, लोन का इंस्टॉलमेंट एनुअली चुकाना है, तो कमा के ही चुकाना होगा। ऐसा नहीं है कि कर्ज लेकर के घर बनाया, घर बेच के लोन चुकाया, ऐसा नहीं होता। बल्कि आप अपने अर्निंग से हाउसिंग लोन का पेमेंट करो ना, ताकि वो घर आपका रह जाए। तो कैपिटल को तो कंजर्व करना है, कैपिटल को तो सस्टेन करना है, इंटैक्ट रखना है। तो आप लोन चुकाओगे कहाँ से? तो जो इनकम आ रहा है उसी से चुकाओगे। तो जो कैश इनफ्लो है ना, उसी से तो इंटरेस्ट का पेमेंट हो जाए, कैश लोन इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाए, है ना। और अदर जो फिक्स्ड बर्डन ऑफ एक्सपेंसेज है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेज, उन सब का भी कैश पेमेंट हो जाए। यानी कितना माल प्रोड्यूस करके या खरीद करके बेच लूँ, जितना भी फिक्स्ड एक्सपेंसेज इन कैश फॉर्म में, नगद जो हमको आउटफ्लो एनुअली करना पड़ता है, जो जिसके बिना आप पेमेंट किए हुए रुक ही नहीं सकते, वो मजबूरी है, वो कंपल्सन है कैश पेमेंट का। तो जितना भी कैश आउटफ्लो है उसके इक्विवेलेंट मेरे को इनफ्लो हो जावे। यानी कितने गुड्स को बना के बेचने पर या खरीद के बेचने पर इतना कैश इनफ्लो हो जाएगा कि सारा रिक्वायर्ड आउटफ्लो, एनुअल आउटफ्लो की पूर्ति आसानी से हो जाए। दैट इज कैश बीईपी। इनकम बीईपी, अब ये खर्च संबंधी हो गया, तो ओनर ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, शेयर होल्डर्स ने, उनको डिविडेंड चाहिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस डिविडेंड चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी डिविडेंड चाहिए, और सरकार को टैक्स भी चाहिए, गवर्नमेंट को। चूंकि आप लाभ पे टैक्स देने, शेयर होल्डर में बांटने से पहले आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना। तो इनको इनकम बीईपी, यानी वो इनकम का प्लानिंग करता है। इतना इनकम आ जाता तो सारे खर्चे का तो पेमेंट हो ही जाता, रिकवरी। इसके अलावा जो शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स ने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उनके एक्सपेक्टेशन पर भी फर्म खरा उतर जाती। तो कम से कम इतना इनकम डिविडेंड पेमेंट के लिए भी आ जाता। तो कितने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके बेचा जाए कि शेयर होल्डर्स का जो एक्सपेक्टेशन अबाउट देयर रिटर्न है, उसका भी फुलफिलमेंट गवर्नमेंट टैक्स के साथ साथ हो जाए। तो उसके लिए इनकम बीईपी है। अब आपको फिर कुछ डिसीजन लेना होता है। हो सकता है कि आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स जिसमें आप डील कर रहे हो, उसमें किसी का पुअर परफॉर्मेंस है। आप 4 तरह के प्रोडक्ट को बना के बेच रहे हो, उसमें किसी एक प्रोडक्ट का क्वालिटी या किसी भी वजह से मार्केट में कंप्लीट एक्सेप्टेंस उसका नहीं है, नतीजा मार्केट शेयर उसका लो है। तो ऐसे में अब आपको डिसाइड करना है कि उसको बंद कर दें या जारी रखें, कंटिन्यू करें।
ऐसा भी हो सकता है कि किस प्रोडक्ट का मिक्सिंग बढ़ा दें, किस प्रोडक्ट का ये मिक्सिंग रेशियो जो है, जो 4 प्रोडक्ट का, उसको कैसे चेंज करें। आपको ऐसा भी हो सकता है, ये मेनली सब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। उसी में एक डिसीजन आता है कि आप जिस प्रोडक्ट का कर रहे हो, उसमें कुछ कंपोनेंट या स्पेयर पार्ट्स आपको बाहर से खरीदना पड़ रहा है। जैसे हीरो या होंडा कंपनी है, उसका जितने भी बाइक्स हैं, उसके जो टायर लगते हैं उसमें, वो सीएट कंपनी का टायर परचेज करती है। टायर का अपना उसके पास प्लांट नहीं बैठा हुआ, तो उसमें सीएट से वो हैवी परचेजिंग करती है। तो उसके मैनेजमेंट को ऐसा दिमाग में आ सकता है कि ये टायर जो हम प्रत्येक बाइक के लिए इतना लाख यूनिट प्रत्येक साल खरीदते, तो क्यों ना अपना एक टायर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर दिया जाए। अपने नाम से, हीरो नाम से टायर भी होगा, है ना। तो मेक और बाय डिसीजन, खुद बनाऊं या बाहर से खरीदना जारी रखूं, यू विल हैव टू डिसाइड। तो इस दशा में बनाने का और बाहर से खरीदने का, दोनों को कॉस्ट डिफरेंट लेवल ऑफ वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं और दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, दोनों ऑप्शन का। तो एक ऐसा लेवल टायर की इतनी संख्या बनाने पर पता चलेगा कि जितना में खरीद के लाते हैं उतना ही हमको बनाने में पड़ता है। उसके बाद अगर हम बनाना जारी रखते हैं तो हमको हर टायर पर 50-100 रुपये का बचत हो रहा है। तो ये एडवांटेज भी हम ले सकते हैं इन फ्यूचर। अब ये देखना होगा कि इसको कॉस्ट बीईपी कहते हैं, यानी दोनों ऑप्शन का कॉस्ट जिस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के लिए इक्वल हो गया, दैट इज कॉस्ट बीईपी। यानी यू हैव टू डिसाइड अपने खुद से बनाना चाहिए या मार्केट से खरीदना चाहिए। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, ये हम लोग अब देखेंगे। पूरा ध्यान रखें, बिल्कुल सिंपल फंडा है, आसानी से आप समझ सकते हो। केवल जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पीवी रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट प्रीवियस वीडियो में दिखाया है, उसको आप प्रॉपरली ध्यान में रखें। ऑफ डिटरमाइनिंग ब्रेक इवन पॉइंट BEP, इसमें 2 मेथड्स हैं। पहला इक्वेशन मेथड, या फॉर्मूला मेथड भी आप कह सकते हो। दूसरा ग्राफिक मेथड। तो पहले हम लोग फॉर्मूला मेथड से देखें या इक्वेशन मेथड से देखें कि ब्रेक इवन पॉइंट का कैलकुलेशन कैसे होता है। आप ध्यान से समझने का कोशिश करें। सपोज हम ये मार्कर का परचेजिंग सेलिंग में फर्म मेरा इन्वॉल्व है, इंगेज्ड है, तो परचेजिंग ऑफ मार्कर और सेलिंग देम, परचेजिंग देम, सेलिंग देम, ये मेरा नॉर्मल। उसके लिए हमने एक स्पेस होगा, हायर किया होगा उसको, दुकान जिसको आप कह सकते हो, तो उसका किराया एनुअली मंथली लगता होगा। परमानेंट 2-4 स्टाफ्स हो सकते हैं अगर हमारा कारोबार का स्केल बड़ा होगा, होलसेल या अदर तरह का। तो ये सारी सूचना आपके पास अवेलेबल है। I mean to say, what is your annual or periodical fixed cost? हैं? आपको पता है कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट एनुअली कितना है या मंथली कितना है। आप कितना में प्रत्येक मार्कर परचेज करते हो, होलसेल या कंपनी से डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट माल खरीदते हो तो कितने में खरीदते हो। सपोज करो 10 रुपीज़, आपको पता है, और उसको बेचते आप कितने में हो ये भी आपको पता है। आपको पता ये नहीं है कि कितना मार्कर खरीद के बेच लूँ कि नो प्रॉफिट नो लॉस हो जावे, ताकि हम प्रयास करें कि उससे अधिक ही बेचें जो हमेशा सेफ में रहेंगे, है ना। तो ब्रेक इवन पॉइंट में हम लोगों को अगर ध्यान दें तो क्या है,
let a marginal cost that is MC और VC भी इसको बोलते, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट को ही मार्जिनल कॉस्ट भी कहा जाता है पर यूनिट में, कल मैंने बताया था। तो मार्जिनल कॉस्ट कितना है, सपोज कीजिए ₹10 पर यूनिट, आप 10 रुपये प्रति इकाई मार्कर परचेज करते हो। व्हाट इज योर सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस ऑफ योर मार्कर दैट इज SP इज इक्वल टू ₹15 पर यूनिट। आप 15 रुपये परचेज करके, 10 रुपये परचेज करके 15 रुपीज़ में बेचते हो। आपका जो बर्डन ऑफ कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम या पर मंथ इज इक्वल टू ₹50,000। 50,000 सालाना आपका जो है सैलरी पे स्टाफ्स का और रेंटल चार्ज, डिप्रिसिएशन सब मिला के टोटल फिक्स कॉस्ट एनुअली जो आपको बेयर करना होता है, बर्डन ऑफ कॉस्ट है, दैट इज 50,000। नाउ you want to know what will be your break even point, कितना यूनिट खरीद के मार्कर का बेच डालूं कि हमारा दोनों कॉस्ट वेरिएबल और फिक्स दोनों की पूरी पूरी रिकवरी हो जाए और हम ना तो लॉस की स्थिति में होंगे और ना प्रॉफिट की स्थिति में होंगे। हम वो जानना चाहते हैं, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो लेट BEP इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट को हम लोग ब्रेक इवन सेल भी कहते हैं, क्योंकि खरीद के बेचना ही नहीं होता है। ब्रेक इवन सेल या BEP इज इक्वल टू क्या है, X यूनिट्स। अगर हम X यूनिट्स खरीद करके बेचते हैं, मान लिया मैंने X यूनिट खरीद के बेचते हैं, तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंच जाते हैं। तो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, इट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ कॉस्ट एंड सेल्स, यानी X यूनिट मार्कर के लिए जो कॉस्ट होगा टोटल, वो X यूनिट को मार्कर के बेच करके जो रेवेन्यू आएगा सेल्स, दोनों बराबर होगा, क्योंकि हमने माना है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट है। तो एज वी नो एट BEP level, sales is equal to total cost। सेल्स बराबर होता है टोटल कॉस्ट। हम सेल्स को लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट्स। आप 10 रुपये बेचते हो प्रति यूनिट, 10 रुपीज़ करके बेचते हो और 1000 बेचते हो, तो टोटल सेल्स कितना होगा, 10,000। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू यूनिट सोल्ड, हाँ, तो सेल्स आ जाएगा। टोटल कॉस्ट को हम लिख सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। सॉरी, हम इसी चीज को पहले ऐसे करें, एस इक्वल टू तोड़ दें टैक्स टोटल कॉस्ट को, तो VC प्लस FC प्लस जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस आप लिख सकते हो। तो अब इसी को तोड़ें तो सेलिंग प्राइस इनटू यूनिट्स इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। एक यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट 10 रुपया है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में टोटल यूनिट से मुना कर देंगे मल्टीप्लाई, अब प्लस FC। यही बात हमने एक्सप्लेन करके लिखा। तो SP इंटू यूनिट्स यानी टोटल सेल्स इज इक्वल टू MC इंटू यूनिट टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस मार्जिन फिक्स कॉस्ट। So what is your SP here? 15 into X। आपने
15x कहिए, 15 रुपया क्या है सेलिंग प्राइस है, इनटू हमने ब्रेक इवन सेल का कितना यूनिट माना है तो x, 15x इज इक्वल टू व्हाट इज योर मार्जिनल कॉस्ट 10x प्लस व्हाट इज फिक्स कॉस्ट 50,000। ओके, अब लाइट टर्म को इस तरफ ले आए, 15x माइनस 10x इज इक्वल टू 50,000। अब x कॉमन ले लीजिए तो 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 50,000। Therefore, x is equal to 50,000 divided by 15 minus 10। तो और x is equal to 10,000 यूनिट्स, और x किसको माना था हमने ब्रेक इवन को, तो BP यूनिट्स इज इक्वल टू 10,000। क्लियर है? अब आप सोचते होंगे कि सर इतना लंबा क्यों कर दिए, इसमें समझना है, हमें समझाना है आपको। तो व्हाट इज एक्स हियर, इट इज बीईपी इन वैल्यू, नो इट इज इन यूनिट्स। हमने यूनिट्स में एक्स माना था, बीईपी इज इक्वल टू व्हाट इज 50,000 दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट यानी एफसी divided by what is 15 rupees that is selling price minus marginal cost. This is the formula of break even point. You may say BP is equal to FC by sales minus variable cost बराबर क्या होता है S minus BC इक्वल टू C। सब में यूनिट से डिवाइड कर दें दोनों साइड तो क्या हो जाएगा S माइनस बी, एस बाई यूनिट है एस पी, बी सी बाई यूनिट तो मार्जिनल कॉस्ट, सी बाई यूनिट तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, यानी एस पी माइनस एम सी इक्वल टू क्या होता है मार्जिन ऑफ प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो आप लिख सकते हो एम पी रट जा। अब इसी को लेके हम समझना है डिटेल में, अभी ब्रेक इवन कंप्लीट नहीं हुआ। तो हम लोग देखें अब इसी में आपने देखा बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट दो तरह से कैलकुलेटेड है, कोई भी बीईपी इन यूनिट्स इन वैल्यू। तो ब्रेक इवन यूनिट्स का आप कृपया इस फॉर्मूला को बिल्कुल माइंड में सेट करें, सिंगल फॉर्मूला, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं इस फॉर्मूला का, यानी बीपी यूनिट ज्ञात करने का दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है। दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट बाय एमपी मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, या इसको आप कह सकते हो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी सी पर यूनिट। दिख रहा है ना, फिक्स कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नाउ इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं बीईपी इन रुपीज के रूप में, यानी वैल्यू में देखना चाहे तो अगर आपको 10,000 यूनिट्स प्राप्त हो गया, ज्ञात हो गया, तो वैल्यू में आप 1,50,000 बता सकते हो कि 10,000 यूनिट खरीदेंगे बेचेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। इसी को रुपया में बताना होगा तो एक यूनिट 15 रुपये में बेचते हैं तो 1,50,000 का बेचेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, हम आराम से बोल सकते हैं। यानी यूनिट में प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिए तो वैल्यू में आ गया। तो आप ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट का फॉर्मूला ये है, इसमें सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू में आ जाएगा। तो देयरफॉर बीपी इन वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ सी बाई एम पी इंटू एस पी। अब आप बताएं बाबू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों एफ सी बाई एम पी। आप
अगर आपत्ति हो तो बताएंगे, इंटू SP है ना, BP इन रुपीज़ इज इक्वल टू, हम कुछ नहीं इसमें थोड़ा सा चेंजिंग लाते हैं, इधर भी यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी यूनिट से, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर और नीचे समान चीज़ से हमने मल्टीप्लाई किया तो यूनिट यूनिट कट जाएगा, बात वही रह जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है भाई, आप देखो ये BEP का एक नया फॉर्मूला हो जाता है शॉर्टकट कैलकुलेट करने के लिए। अगर रुपीज़ में कैलकुलेट करना हो तो आप लिख सकते हैं FC बाय MP इंटू यूनिट, पिछले क्लास में हमने बताया था इक्वल टू होता है C, और इंटू SP यूनिट इज इक्वल टू होता है S, यानी टोटल कंट्रीब्यूशन को दर्शाता है, ये टोटल सेल्स वैल्यू को दर्शाता है, तो यानी FC बाई C इंटू S इज इक्वल टू PV, ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं BEP इन रुपीज़ को FC बाई C बाई S, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पलट के ऊपर चला जाएगा, सेम चीज़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको देयरफॉर BEP इज इक्वल टू FC बाय C बाई S इक्वल टू क्या होता है, PV रेशियो, यानी एक नया फॉर्मूला आ गया, आप इसको रट जाएं, ये रट जाएं, है ना। तो अब इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमने आपको पूरा डेरिवेशन बताया है कि ब्रेक इवन पॉइंट का ये फार्मूला कहाँ से आ गया, कैसे हो गया, क्यों मान लूँ कि FC बाई PV रेशियो इजकल टू BEP, FC बाई मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इजकल टू या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इजकल टू BEP, मैंने उसको डिराइव करके बताया, यानी पूरा प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। अब आप खुद से दिमाग लगाओगे कि अब BEP को अगर PV रेशियो, BEP का मतलब यहाँ BEP इन वैल्यू, BEP इन रुपीज़ को PV रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर फिक्स कॉस्ट मालूम नहीं होगा मालूम हो जाएगा। अगर आपको फिक्स कॉस्ट मालूम है, BEP यूनिट निकालना है तो PV रेशियो से फिक्स कॉस्ट में भाग देंगे, और अगर आपको PV रेशियो निकालना है तो क्या करोगे, FC बाई ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू। तो आप ऐसा नहीं कि आप लकीर के फकीर बने रहो कि सर कल बताए थे कि C बाई S इजकल टू PV रेशियो होता है, नो, वो बदल सकता है सिचुएशन के हिसाब से, इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है अकॉर्डिंगली हमको उसमें एडजस्ट करना होता है, इसीलिए ये प्रॉपर्टीज हम आपको डेराइव करके और ड्रॉ करके बता रहे हैं। नाउ यू विल सी, इसको हम लिख सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन FC इज इक्वल टू BEP रुपीज इंटू PV रेशियो, है ना, FC इजकल टू BEP रुपीज इंटू PV रेशियो। फिर आप लिख सकते हो PV रेशियो इज इक्वल टू FC बाय BEP इन रुपीज, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, नहीं तो फ्रैक्शन में रहेगा। इस तरह से आप डेरिवेशन खुद से कर सकते हो, है ना। अब हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट में, है ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, MOS। बच्चों सपोज कीजिए कि अगले चौराहा पे, जहाँ से आप 1000 मीटर 500 मीटर दूरी पे हो, और उसके बाद जो सामने चौराहा आने वाला है उस जगह कोई मतलब खतरनाक जंतु है या जानवर है, तो आप कितना उससे बचे हुए हो, जितना उससे दूर हो, उस चौराहा से जितने अधिक डिस्टेंस पर जो है उतना ही सेफ है, लेकिन जितना करीब हम जाएंगे उतना ही संभावना उससे उलझने का होगा। ठीक उसी तरह ब्रेक इवन पॉइंट ने आपको बता दिया कि अगर आप सेल्स ग्रो करते 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 10,000 यूनिट्स पे आप मार्कर खरीद के बेच लेते हो, तो आप प्रॉफिट में नहीं हो रहे हो तो लॉस भी नहीं हो रहे होगा, और आप आराम से अपने कंपटीटर को कंपटीशन दे सकते हो, मार्केट में एग्जिस्टेंस सस्टेन कर सकते हो, और फिर जब वो हार जाएगा तो आप आगे निकल सकते हो, है ना। ठीक वही चीज़ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताता है
ब्रेक इवन सेल से जितना अधिक सेल हो पा रहा है यानी उतना ही हम सुरक्षित है। नाम ही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा सीमा। हम लोग पहले तो, अब तो मॉडर्न तरीका है, मॉडर्न ज़माना है, लेकिन पहले बुजुर्ग लोग जो हमारे पूरे पहले के जनरेशन का हुआ करते थे, जब टेलर को सिलाने देने जाते थे तो बॉडी बहुत जब फ्लक्चुएट करता है ना तो कहता है तरीका मार्जिन दे के सिल लियो, यानी थोड़ा मार्जिन देना कि कल को फैलेगा तो उसको ढीला करके हम अपने बॉडी के अनुकूल बना लेंगे। यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा सीमा, हम सुरक्षित कितना है। तो वही बता रहा है कि एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स, जो प्रेजेंट सेल्स है फर्म का, वह ब्रेक इवन, उसके ब्रेक इवन लेवल से जितना अधिक है, ऊंचा है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दिस डेफिनेशन क्लियरिफाई दैट MOS विल बी इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। याद रखें, लाइक में लाइक की बात होती है, सेल्स का यूनिट लेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट भी यूनिट में लेगा। सेल्स जनरली वैल्यू में होता है तो ब्रेक इवन भी रुपीज में होगा। लाइक अनलाइक में ध्यान रखें। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, इसको याद रखें। इस चीज को अगर हम तोड़ें बाबू तो हम लिख सकते हैं MOS इज इक्वल टू S माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट का अभी अभी हमने फॉर्मूला समझाया, बाय PV रेशियो। कोई कष्ट नहीं, हमने वही बात लिख दिया। सेल्स एक्चुअल सेल्स को दर्शा रहा है और ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय PV रेशियो। ना अगर हम LCM लें तो नीचे PV रेशियो आ जाएगा, S इंटू PV रेशियो, अब माइनस ये FC हो जाएगा। अब मैं आपसे सवाल करूंगा जो पिछले क्लास में बताया था, इतना इज इक्वल टू क्या होता है? S इंटू PV रेशियो इक्वल टू C होता है। क्यों? जरा पीछे जाएंगे बैक में, PVR इज इक्वल टू क्या बताया गया था? C बाय S। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा? C। तो S इंटू PV रेशियो इक्वल टू क्या निकला? C। और आपको कल प्रॉफिट इक्वल टू C माइनस FC बताया था, चूंकि C बराबर FC प्लस प्रॉफिट होता है, तो आप फिक्स कॉस्ट C में से माइनस कर दोगे, इसको इधर लाओगे तो प्रॉफिट आ जाएगा कि नहीं आएगा? यानी S इंटू PV रेशियो माइनस FC इक्वल टू प्रॉफिट। Therefore, MOS का नया फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल हो गया कि अगर आपको प्रॉफिट पता है और PV रेशियो पता है तो आप इधर उधर दिमाग मत दौड़ाएं, आराम से MOS इक्वल टू प्रॉफिट बाय PV रेशियो, इसको भी रट जाए। अब इसको अगर हम इस फॉर्मूला को कन्वर्ट करें बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके तो वी विल गेट, अब आप गौर करो, इसको मान लेते हैं 1, ऐसे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो MS इंटू PV रेशियो टू प्रॉफिट, वी कैन राइट प्रॉफिट इज इक्वल टू MOS इंटू PV रेशियो। अब आप देख लो, PV रेशियो निकालना हो तो क्या करना होगा? इसको ऊपर ले आएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे। यानी अगर आपको PV रेशियो निकालना हो तो क्या करना है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय MOS। ओके, ये तमाम है। इस तरह से आप डेवलप करके नए नए फॉर्मूले इजाद कर सकते हो। ये प्रॉपर्टीज हमने बताया, इसका फीचर्स बता रहे हैं फॉर्मूला के डेरिवेशन के साथ साथ। तो हम समझते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ग्राफिक प्रेजेंटेशन भी बताएंगे, उसके लिए धैर्य नहीं खोना। और प्रॉफिट प्लानिंग में पहला आप कहते हो सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, इसको DP से डिनोट कर दे। यानी हम प्लानिंग करते हैं कि हमको
कितना माल मार्कर परचेज करके सेल कर ले रहे हैं तो हमको 30,000 रुपया बच जाए साल में, यानी प्रॉफिट हमारा 30,000 हो जाए। प्लानिंग कर सकता है ना कोई कि हर महीने का इनकम इतना आ जावे तो हम इट इज़ मतलब इजी वे में आराम से गुजारा कर सकते। तो हाउ मच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट will require to be sold in order to earn a profit of rupees 30,000, 50,000, 1 lakh, 7 lakh, 10 करोड़, 5 करोड़, कितना यूनिट परचेज करके सेल करना होगा। आप डिजायर्ड सेल्स जानना चाहते हो कि डिजायर्ड प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितना सेल्स, कभी पूछता है एडिशनल सेल कितना, अभी हम इतना सेल कर रहे हैं और एडिशनल कितना करना होगा। तो एक बात ध्यान में रखें, सेल्स यानी डिजायर्ड सेल्स, डीएस लिख सकते हो आप, डीएस डिजायर्ड सेल्स इज इक्वल टू, आप ब्रेक इवन का फॉर्मूला पता है, फिक्स्ड कॉस्ट बाय एमपी। अब याद रखें दो फॉर्मूला को, एमपी का मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अथवा पीवी रेशियो, ठीक, फिक्स्ड कॉस्ट बाय मार्जिन ऑफ प्रॉफिट अथवा पीवी रेशियो। अगर रुपया में निकालना हो तो पीवी रेशियो पहले निकाल लेना है, उसे डिवाइड कर देना है। अगर यूनिट में निकालना है तो सिंगल फार्मूला है एमपी से, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट से डिवाइड करना। मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बार बार समझा रहे हैं कि पर यूनिट जो मार्जिन लिया जा रहा है, 10 में खरीद के 15 में बेच रहे हैं तो 5 रुपीज़ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट हुआ, यानी उससे डिवाइड करना। अब इसी में इतना अगर हम निकालते हैं तो हमको नो प्रॉफिट नो लॉस निकलता, यानी उतना यूनिट निकलता है जिसमें प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। अब हमको 50,000 प्रॉफिट चाहिए जिसमें डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड कर दो, यानी फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट बाय एमपी। अगर यूनिट में सेल्स जानना चाहते हो और रुपया में जानना चाहते हो बाय पीवी रेशियो, दोनों में से कोई एक से डिवाइड कर सकते हो। यानी सपोज करो आपका फिक्स कॉस्ट 50,000 था पिछले एग्जांपल में, आप 50,000 डिजायर्ड करते हो कि हमारा प्रॉफिट भी 50,000 हो जाए, तो हाउ मच यूनिट ऑफ मार्कर शुड बी सोल्ड, रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड। तो 50,000 फिक्स कॉस्ट, सपोज 50,000 क्या हो गया हमारा फिक्स कॉस्ट, अब 50,000 डिजायर्ड प्रॉफिट। व्हाट वाज योर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, 15 रुपया सेलिंग प्राइस, 10 रुपया कॉस्ट, तो 1 लाख में इक्वल टू 20,000 यूनिट। आप 20,000 मार्कर खरीद के बेच लो, आपको 50,000 प्रॉफिट हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आप गौर करें यहाँ पे, आपके पास जो 15 रुपये आ रहे हैं प्रति मार्कर, उसमें 10 रुपया तो आपने सप्लायर को ही पे करके आए हो, वो तो ऑलरेडी आप सेक्रीफाइस कर चुके हो। बचा हुआ जो 5 रुपया जो आपके हाथ में आ रहा है, जिसको आप मार्जिन मान रहे हो, उससे आपको 2 चीज़ रिकवर करना है। जो 50,000 का फिक्स कॉस्ट का बर्डन है वो भी उस 5 रुपये में है, और आपका जो प्रॉफिट लेना चाहते हो वो भी 5 रुपये में है। तो अगर फिक्स कॉस्ट 50,000 है तो 10,000 बेचेंगे तो 5 करके फिक्स्ड ही कॉस्ट आएगा, तो 10,000 से ज़्यादा बेचना होगा तब दूसरा 50,000 आएगा। तो नेचुरली ये फॉर्मूला बन जाता है 50 फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। ये भरियाया हुआ बात है और कुछ नहीं है, एकदम आसान। अब यही अगर आपका बदल जाता है प्लानिंग कि सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न पर यूनिट डिजायर्ड प्रॉफिट, यानी यहाँ पे पर यूनिट हो
या परसेंटेज में हो। यानी हम चाहते हैं आप सर हमको वो वॉल्यूम ऑफ मार्कर बता दीजिए सेल का, मार्कर के सेल का, जिस पे हमको 10% रिटर्न मिलना शुरू हो जाए सेल पे। यानी वह बिक्री बता दीजिए जिस बिक्री पे 10% हमको प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो बिक्री तो हमें पता नहीं, तो 10% निकालूं किसका, डिजायर्ड प्रॉफिट तो मालूम नहीं होगा, तो फिर ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। सपोज करो यही सिचुएशन हम लोग लेते हैं, 15 रुपीज़ आपका क्या है सेलिंग प्राइस। तो अगर एक यूनिट पर आपका 10% बच जाता है तो नेचुरली आपका हर एक यूनिट पे 10% बचेगा तो टोटल सेल पर भी बच जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि 15 रुपये का 10% ₹1.5 ₹1.50 आपका डिजायर प्रॉफिट पर यूनिट है। इसीलिए हमने दोनों बात किया, पर यूनिट में भी वही की सिचुएशन होगा, परसेंटेज में भी सेम सिचुएशन होगा। तो डिजायर प्रॉफिट कितना हो गया, वो ₹1.50। सपोज करो 20 रुपया सेलिंग प्राइस है, 15 रुपये आपका कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट, आसान होगा कैलकुलेट करना। तब भी 5 रुपये का मार्जिन है। अब 5 रुपया आपके लिए बच रहा है, 10 रुपया तो आप पे कर गए। अब 10 रुपये के साथ साथ 2 रुपये आपको पॉकेट में रख लेना है, क्योंकि 10% आपको सेल का चाहिए ना रिटर्न। तो 20 रुपया एक का सेलिंग प्राइस है, उसका 10% 2 रुपया हुआ। 2 रुपया आपको पॉकेट में चाहिए, 10 रुपया सप्लायर को चाहिए, 12 रुपीज़ ले लो 20 में से, तो कितने रुपये बच जाएंगे, 8 रुपीज़। अगर 15 माने हैं तो सॉरी 17, 3 रुपये बच जाएंगे। 15 रुपये आपने खरीद के लाया, 2 रुपये आपको प्रॉफिट चाहिए, 17 रुपीज़ काट लो, 3 रुपीज़ बचता है 20 में, जिससे आपको फिक्स कॉस्ट जितने यूनिट पर रिकवर हो जाएगा उतने यूनिट पर 2 रुपीज़ का आपका पॉकेट भी में आ जाएगा और 10 रुपीज़ सप्लायर को भी मिल जाएगा। यानी फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये चीज़ सेम रहेगा और डिजायर्ड सेल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला बात नीचे आ जाएगी। यानी डिजायर्ड सेल्स इज इक्वल टू इस दशा में हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय, याद रहे आपका सेलिंग प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट या VC जिसको कह दो, और प्लस क्या डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट या परसेंटेज जो भी हो। यानी आपका 20 रुपीज़ सेलिंग प्राइस था, माइनस मार्जिनल जो खरीद के ला रहे थे 15 रुपया हर कलम का आप कॉस्ट बेयर कर रहे हो, तो वेरिएबल कॉस्ट हुआ 15, अब प्लस 20 रुपये का 10% आपको रिटर्न चाहिए, तो 2 रुपया डिजायर्ड प्रॉफिट। तो 20 में से 17 रुपये आपने काट के रख लिया, तो 3 रुपीज़ से जितने यूनिट पर 50,000 का फिक्स कॉस्ट रिकवर होगा, दैट यूनिट विल आल्सो प्रोड्यूस यू 10% रिटर्न ऑन योर सेल्स वैल्यू। Is it clear or not? That's why क्लियर। आज हम एक केवल अब लास्ट फार्मूला अभी बताएंगे, बाद बाकी और डिस्कस अगले क्लास में करेंगे। बस लास्ट जो है आपको याद रखना है, एक बता देते हैं आज के लिए जो बनेगा सवाल बच्चों को, है ना। तो एक आपको न्यू फॉर्मूला, बीच में प्लानिंग को रोक के हम बता रहे हैं फॉर्मूला, क्योंकि बुक्स में जो क्वेश्चन होता है वो अलग ढंग से रखा हुआ, सही पैटर्न नहीं है उसका प्रेजेंटेशन का। न्यू फॉर्मूला फॉर PV रेशियो, याद रखिए। आपने बहुत सारे फॉर्मूला देखे PV रेशियो का, अब आप देखें जब एक ही फर्म का 2 पीरियड का, है ना, कंपैरेटिव डेटा हो तो मिसिंग आइटम होता है फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह, उसमें कैसे PV रेशियो और कैलकुलेट करेंगे इसको जानने के लिए। जो लगातार 2 सिमिलर पीरियड का दिया, जैसे साल में 6 महीना का दिया, फर्स्ट हाफ ईयर एंड सेकेंड हाफ ईयर का डेटा आपके पास होगा, या प्रीवियस ईयर करेंट ईयर का डेटा होगा। यानी कंपैरेटिव स्टडी करके हम PV रेशियो कैसे निकालेंगे, जब अस्पष्ट
वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया हुआ है। अगर सब कुछ दिया है तब तो नॉर्मल तरीका, अगर कुछ भी नहीं है आपको न्यू फॉर्मूला फॉर पीवी रेशियो व्हेन टू सब्सिक्वेंट periods sales and profit और total cost are given, है ना। ये याद रखिए, इस सिचुएशन एक केस है जो अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आता है। आपको जब ऐसा होगा ना तो पीवी रेशियो बराबर आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे, पीवी रेशियो बराबर चेंज इन प्रॉफिट। यानी दोनों पीरियड का प्रॉफिट निकाल लें। सपोज सेल्स तो दिया ही रहता है दोनों पीरियड का। सपोज कीजिए प्रीवियस ईयर में 5 लाख सेल्स था, इस ईयर में 8 लाख है, तो इंक्रीज कितना किया, डिक्रीज कितना किया, वो देखना नहीं है, प्लस माइनस देखना है कितना चेंज आया। तो चेंज आया पॉजिटिव है 3 लाख, हो सकता है निगेटिव होता तो चेंज, उसको तभी चेंज ही मानते हम, फॉल इन हुआ सेल, उससे मतलब नहीं है। तो प्रॉफिट में भी फॉल होगा, जब सेल घटता है तो प्रॉफिट घटना है, लॉस में चला जा सकता है। तो यहां पे चेंज इन प्रॉफिट लेना है, प्लस माइनस नहीं देखना है। डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स, यानी 2001 का सेल था 5 लाख, 2002 का सेल है 8 लाख, तो चेंज इन सेल्स नीचे लेंगे 3 लाख, और 2001 का प्रॉफिट था 40,000 और 2002 का प्रॉफिट है 20,000। अब कितना था 40,000, इसका है 90,000। तो आप गौर करें चेंज इन प्रॉफिट कितना हुआ, 40 से 90 हो गया, यानी 50,000 होगा। और डिवाइडेड बाय सेल्स में कितना चेंज हुआ, 3 लाख हुआ, इंटू 100 कर लीजिए तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो जो भी प्रॉफिट में वृद्धि या कमी हुआ उसको लेना है, और जो सेल में वृद्धि कमी हुआ उसको लेना है। कभी कभी क्या करता है, प्रॉफिट छुपा देता है, टोटल कॉस्ट देता है। तो बच्चों को इतना नहीं दिमाग में लग जाता है कि अपना जिस ईयर का सेल है उस ईयर का टोटल कॉस्ट घटा देंगे तो साल का प्रॉफिट आ जाएगा। तो दोनों ईयर का प्रॉफिट निकाल के फिर चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन सेल्स करके हम पीवी रेशियो निकाल सकते। तो केयरफुली इन तमाम फार्मूला जो आज हमने डिस्कस किया उसको सुने और राइट डाउन करें और याद भी करें, तभी आपका न्यूमेरिकल बनेगा, नहीं तो प्रॉब्लम है। क्योंकि एप्लीकेशन करना है, फार्मूला को अप्लाई करना है न्यूमेरिकल में, वो आपके ब्रेन में नहीं आएगा कि कौन सा फार्मूला लगा के ये सवाल आसानी से बन सकता है। क्लियर? ओके, थैंक यू।